हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 जुलाई के बेहतरीन करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन आप सब दोस्तों को बताना चाहूंगा कि 90 से 95% तक करंट अफेयर्स आपको हमारे करवाए हुए करंट अफेयर्स में मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम जो है वो आप चेक कर सकते हो। और गाइस, हम किस तरह से करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली में 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज मिलेगा, जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन, जिसमें आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक क्विज दोगे। और मंथली सेक्शन होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और दोस्तों, एक मिलेगी आपको पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। और दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी न्यूज है वो इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। तो टॉपिक वाइज पीडीएफ को यूज कर सकते हो। बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और क्विज जो कि आप हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है वो एक ही पीडीएफ से करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, डिटेल तो मिलेगी, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। स्टेट करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्टेट के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। नए स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, उनको जरूर फायदा मिलेगा। और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10। और गाइस, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 25 और 26 ऑफ जुलाई का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन हम जनरली आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में। पहला है, हु वाज ऑनर्ड विद अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। तो किसी भी तरह से इसको याद कर लें, नाम जरूर याद रखना है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। और ये अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है विनय बदहावर, और विनय बदहावर। तो किसी भी तरह से आपने याद रखना है नाम को, VB करके भी याद कर सकते हैं किसी भी तरह से। विनय बदहावर, उन्होंने ये अवार्ड जीता। आप यहाँ पे देख सकते हो, वाइस एडमिरल हैं ये विनय बदहावर जी, जो कि ऑनर मिला है उनको अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, जो कि टॉप अवार्ड है कौन सी कंट्री का? यूनाइटेड किंगडम का। ये पेशे से क्या है? हाइड्रोग्राफर हैं, मतलब आप कह सकते हो पानी के नीचे मैपिंग करते हैं, हाइड्रोग्राफर हैं। तो वाइस एडमिरल विनय बदहावर, तो आप उनका यहाँ पे चेहरा देख सकते हो। वैसे तो 2019 की लिस्ट में ही इनका नाम आ चुका था, लेकिन तब कोविड के कारण जो है इसको जो है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये अवार्ड बेसिकली 2019 का ही है, लेकिन ये अवार्ड सेरेमनी डिले हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाइड्रोग्राफी के अंदर, उसी को लेके जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। और याद रखना है, 2006 में इस अवार्ड का गठन जो है वो किया गया था 2006 में, और ये सम्मानित करता है वर्ल्ड के बेस्ट एंड द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर, जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल। ये वर्ल्ड के फर्स्ट हाइड्रोग्राफर हैं, तो उन्हीं के नाम से यूनाइटेड किंगडम ने प्राइज जो है वो रखा है। तो याद रखना है जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बाकी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप देख रहे हो शैलेश गनपॉल जी, इनको रिसेंटली सम्मानित किया गया काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 के नाम से। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट इंडियन है, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है शेख जायद अवार्ड। तो याद रखना है, शेख जायद बुक अवार्ड, शेख जायद बुक अवार्ड। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, आप कह सकते हो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इनको रिसेंटली प्राइज दिया गया 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एसबीआई में ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म टू बी बिल्ट इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो बनाया जाएगा, और वो कंट्री कौन सी है दोस्तों? इंडोनेशिया। आपको पता है बहुत से आइलैंड्स है वहां पे, जिसके कारण सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वहां पे बनाने की पेशकश की गई है। तो सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है सनशिप ग्रुप, और एक इंडोनेशिया की कंपनी है जिसका नाम है बातम इंडोनेशिया फ्री जोन। दोनों ने ये एमओयू साइन किया कि हम ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो बनाएंगे, जो कि आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली कहां पे बनाएगा? इंडोनेशिया की एक सिटी है जिसका नाम क्या है? बातम, वहां पे इसको बनाया जाएगा। और ये एक फोटो, आप कह सकते हो कि फोटोवोल्टिक सिस्टम होगा जिसकी कैपेसिटी 2.2 गीगावाट पीक लेवल पे होगी। और ये कहां पे एग्जैक्टली लोकेटेड होगा? तो आप कह सकते हो बातम आइलैंड में, जो कि 1600 हेक्टेयर लैंड को कवर करेगा। याद रखना है कहां पे? बातम आइलैंड में 1600 हेक्टेयर तक की लैंड को क्या करेगा? ये कवर करेगा। और इसमें खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का जो है वो किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी पूरे इंडोनेशिया की। तो मतलब ये आप याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है तो बातम में लगेगा। इंडोनेशिया की एक सिटी है बातम आइलैंड, आप कह सकते हो। 2.2 गीगावाट पीक कैपेसिटी रहेगी। दो कंपनीज बना रही है, एक सिंगापुर की, एक बातम इंडोनेशिया कंपनी जो है वो बना रही है। और कहां पे लग रहा है? इंडोनेशिया के अंदर। और इंडिया के बिहाफ पे भी दोस्तों आप याद रखोगे कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो 100 मेगावाट का है। किसका है? 100 मेगावाट का। और वो कहां पे लगाया जा रहा है? वो लगाया जा रहा है रामागुंडम। याद रखना अपने जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा रामागुंडम में, जो कि कहां पे? पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे? तेलंगाना के अंदर। तो आपको एग्जामिनर स्टेट पूछ सकता है, एग्जैक्ट जगह पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, कैपेसिटी पूछ सकता है 100 मेगावाट की। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट होगा एक ही लोकेशन के ऊपर। याद रखना आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इन 3 चीजों से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। What is the new threshold of personal loans that could be granted to any director or their relatives of other banks according to RBI? देखो RBI के गाइडलाइंस होती है कि अगर कोई बैंक का डायरेक्टर है या उसके रिलेटिव्स हैं और वो पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से, तो पहले लिमिट जो है वो कितनी थी? 25 लाख थी। तो उनको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था, मतलब अदरवाइज लोन आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन 25 लाख तक आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहां पे अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। 25 लाख को बढ़ा के ये थ्रेशोल्ड जो है वो कितना कर दिया? 5 करोड़ कर दिया गया। मतलब उस रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। याद रखना है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। ये 26 साल के बाद जो है वो अमेंडमेंट की जा रही है। इससे पहले 1996 में आरबीआई ने जो है वो ये फिक्स किया था 25 लाख रुपए, लेकिन अब उसको बढ़ा के जो है वो कितना कर दिया? 5 करोड़ कर दिया है। और विदाउट बोर्ड अप्रूवल, मतलब कोई अप्रूवल लेने की जरूरत जो है वो नहीं है। लेकिन याद रखना है ये सिर्फ पर्सनल लोन की हम बात करें, बिजनेस लोन की जो है यहां पे बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्सनल लोन की यहां पे बात हो रही है। और पहले जो है वो लिमिट कितनी थी? 25 लाख थी, लेकिन बिजनेस लोन में अब भी 25 लाख है, पर्सनल लोन के लिए 5 करोड़ हो चुकी है। और बैंक्स को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट कमेटी से अगर 5 करोड़ रुपए तक का डायरेक्टर्स को या उनके रिलेटिव्स को लोन जो है वो क्या करना है? प्रोवाइड करना है, चाहे वो कोई उनका स्पाउस है, चाहे आप कह सकते हो माइनर है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, चेयरमैन का या मैनेजिंग डायरेक्टर का, या फिर डायरेक्टर्स ऑफ देयर ओन बैंक या अदर बैंक के, तो उनको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अप्रूवल लेना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और याद रखना है इससे पहले ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 1996 में। 1996 में कितना फिक्स किया गया था? 25 लाख। लेकिन अब 26 साल के बाद जो है वो दोबारा से चेंजेस आए हैं और अब कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। Which bank selected Paisalo Digital as a national corporate business correspondent of the bank? मतलब पैसालो डिजिटल जो है वो उस बैंक का क्या बनेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनेगा। कि किसी ने अकाउंट ओपन करना है, पैसे जमा करवाने हैं, तो एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पैसालो डिजिटल जो है उस बैंक की हेल्प करेगा, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उस बैंक की सर्विसेज का यूज कर सकें। और ये बैंक कौन सा है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उन्होंने सिलेक्ट किया है पैसालो डिजिटल को, ताकि वो कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें। और इन्होंने ये भी कहा है कि
इससे ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। बाय डिफॉल्ट पैसा लो के जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो क्या करेंगे, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एसबीआई की, और चाहे वो अकाउंट खोलने की बात हो, चाहे पैसा जमा करवाने की बात हो, ये सारा काम कौन करेंगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करेंगे। और दोस्तों बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो रिटेल एजेंट्स होते हैं जो कि बैंक्स की तरफ से जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोकेशन में, खास करके ये रूरल एरियाज में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज बहुत ही कम अवेलेबल हैं, या सेमी रूरल एरिया में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो वहां पे ये एज ए लाइक कह सकते हो कि बैंक ब्रांच की तरह काम करता है, एटीएम की तरह काम करता है। और ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन काम करेगा, पैसा लो डिजिटल जो है वो काम करेगा एसबीआई की तरफ से। तो ये याद रखोगे। और आपने ये भी याद रखना है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जो मॉडल है ये आरबीआई की तरफ से स्टार्ट किया गया था 2006 में, आरबीआई की तरफ से इसको 2006 में लागू किया गया था। और दोस्तों एसबीआई के बारे में भी याद रखना है, 1955 में एसबीआई एक्ट के थ्रू जो है वो इसको बनाया गया था 1 जुलाई 1955 को। और इसके जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खरा है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा बैंकिंग का जिसको ना पता हो। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र होगा। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी बैंक, द बैंकर टू एवरी बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2021? वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है दोस्तों वो क्या है, आपने बताना है। आंसर क्या है, आंसर है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो याद रखना है दोस्तों क्या थीम होगा, डी इसका आंसर होगा। आप यहां पे देख सकते हो जुलाई 22, 2021 वर्ल्ड ब्रेन डे, और इसका थीम क्या है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और यहां पे देख सकते हो इससे अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, जो दिमाग से रिलेटेड डिजीज हैं, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसको किस तरह से प्रिवेंट जो है वो किया जा सकता है, उसके बारे में जनरली इसके अंदर बताया गया है। और 22 जुलाई को ये वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से जो है वो सेलिब्रेट या आप कह सकते हो ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे मिलेगा आपको, लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इस साल फोकस किया गया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसलिए जो है वो इसका आप कह सकते हो थीम भी जो है वो इसी के नाम से रखा गया है। ये एक तरह की ऐसी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर। और पूरे अगर आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर 2.8 मिलियन लोग अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इतने लोग जो हैं वो इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। और वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो सबसे पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया था वो 22 जुलाई 2014 को किया गया था, 2014 को पहली बार किया गया था। तो सिंपल याद रखना है कौन से दिन वर्ल्ड ब्रेन डे को मनाया जाता है, इसका थीम जो है वो बेसिकली क्या है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बैंक विद ए सोल, इक्विटस, ऑथर्ड बाय होम। तो यहां पे देख सकते हो बैंक विद ए सोल मतलब बैंक जो है उसकी एक आत्मा, और ये इक्विटस के बारे में बता रहा है। स्पेशली इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बुक में एक खास बात है कि ये आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर थे डी सुब्बाराव, बहुत ही फेमस, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, फॉरवर्ड भी किया है लेकिन इस बुक को रिलीज भी किया है, मतलब इसका उद्घाटन जो है उन्होंने किया है। लेकिन इस बुक को लिखा है सीके गरयाली ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि डी सुब्बाराव आपको ऑप्शन के अंदर आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इन्होंने रिलीज किया है सिर्फ, लेकिन लिखी किसने, ये सीके गरयाली ने। आप यहां पे देख सकते हो सीके गरयाली और बैंक विद ए सोल इक्विटस, और ये फॉरवर्ड किसके द्वारा की गई है, डी सुब्बाराव के द्वारा, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। और आप यहां पे देख सकते हो 22nd आरबीआई के गवर्नर थे 2008 से लेकर 2013 तक, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ये जर्नी है दोस्तों इक्विटास की, आप कह सकते हो कि किस तरह की जर्नी उसके अंदर रही है, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है। एडिट इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वुमेन विद फ्रीक्वेंट सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स, की किस तरह से इक्विटास ने जो है वो काम किया है और किस तरह से उन्होंने जो है वो लोगों की हेल्प के लिए जो है, मतलब खास करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हेल्प के लिए अलग अलग तरह के लोन, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, ताकि जो वुमेन है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकें, फाइनेंशियल इंक्लूजन आ सके वुमेन के लिए, और वुमेन भी जो है वो पैसे को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सकें। ये मतलब इस बुक के अंदर लिखा गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि बैंक विद द सोल इक्विटस बुक जो है वो किसने लिखी है, सीके गरयाली ने इस बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state will recognize IIM Shillong as the official think tank या knowledge partner of the state government? मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी वो IIM शिलोंग की तरफ से रिकॉग्नाइज की जाएंगी, वो मदद करेंगे उस स्टेट को उनकी पॉलिसीज बनाने में। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। आप कह सकते हो इंडिया की मोस्ट ईस्टर्न स्टेट जो है वो कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो MOU जो है वो साइन किया गया है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन
साइन किया गया किसके बीच में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, जो कि किसका है, IIM शिलोंग का, और इधर से फाइनेंसिंग प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों के बीच में ताकि टाई अप किया जा सके और ताकि पॉलिसीज को बेहतर बनाया जा सके। और दोस्तों आपने याद रखना है कि IIM शिलोंग जो है वो अलग अलग तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो प्रोग्राम लॉन्च करेगा ताकि जो नए रिक्रूटेड ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको और भी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के उसको लाइक किसके द्वारा चेक करेंगे, IIM शिलोंग जो है वो चेक करेगा, और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाने में IIM शिलोंग जो है वो हेल्प भी करेगा। इसी के साथ एक सैटेलाइट सेंटर भी लॉन्च किया गया है, और वो कहां पे लॉन्च किया गया, IIM शिलोंग एट ईटानगर, मतलब मेघालय के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। और ये हेल्प करेगा ताकि यूथ होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगा जो, और स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा उसको ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये सैटेलाइट सेंटर उनकी मदद करेगा। और दोस्तों आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो पेमा खांडू जी हैं, और दोस्तों गवर्नर यहाँ पे हैं बीडी मिश्रा जी, आप कह सकते हो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, जो कि रिटायर हो चुके थे, उसके बाद गवर्नर लगा दिया गया उनको, बीडी मिश्रा जी। और यहाँ पे नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे, एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क आपको मिलेगा, एक यहाँ पे आपको मिलेगा नाम दाफा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी कह सकते हो, एक यहाँ पे पेक्का टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, पेक्का टाइगर रिजर्व या पक्के टाइगर रिजर्व, किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हो। तो ये आपने याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड ए न्यू फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन विजन नेम्ड विजन फॉर एवरीवन टू मेक आई केयर सर्विसेज। मतलब आईज की प्रॉब्लम को जो है वो इंक्लूड किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक पार्ट बनाया गया। पहले ये नहीं था, विजन डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं था, और अब जो है वो आई केयर सर्विसेज को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग ब्लाइंड हैं, बहुत से लोगों को आप कह सकते हो कि आई साइड में प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो देख नहीं पाते, विजुअली इंपेयर्ड हैं, कम देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से पहली बार एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है आंखों की देखभाल के लिए, और इसका मेन मकसद जो है वो क्या है कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनको हम क्या कर सके, आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। याद रखना है 1.1 एग्जैक्ट फिगर है, 1.1 बिलियन लोगों को 2030 तक जो है वो हम आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इसका ये मतलब है। और इससे क्या होगा, आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू, और इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ विजन लॉस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जाएगा। मतलब हम रोकेंगे कि लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और क्योंकि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो 11 डिजीजेस की थी, जो 2018 में दी गई थी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ 11 डिजीजेस, उसमें विजन इंपेयरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक डिस्टेंस, एक आप कह सकते हो नियर, दोनों ही विजन इंपेयरमेंट के तौर पे जाने जाते हैं। और इसको 100 कंट्रीज ने जो वो स्पॉन्सर भी किया है, मतलब हम इसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर। और ये रेजोल्यूशन जो है वो मेंबर कंट्रीज को या स्टेट्स को हेल्प करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 3 है उसको भी अचीव किया जा सके, जो कि हेल्दी लाइफ और वेलबींग को जो है वो प्रमोट करता है। तो हेल्दी लाइफ तभी हो पाएगी जब सारे लोगों को हम हर तरह की बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। उसमें आप कह सकते हो विजन की भी जो है वो हम लेंगे, आई केयर सर्विसेज भी लेंगे, मतलब आंखों की रोशनी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, 1945 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। प्रेसिडेंट इसके वोल्कन बोस्कीर हैं, तो याद रखना है वोल्कन बोस्कीर। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 193। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। What is the name of initiative which is launched by Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of beggars? तो मतलब जो बेगर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जा सके, तो एक नया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया, और वो इनिशिएटिव का नाम क्या है, स्माइल। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसका मतलब जो है वो बेसिकली क्या है स्माइल का, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड ए स्कीम कवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ बेगर्स। तो स्माइल का मतलब क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब उनको हमने सपोर्ट करना है जो कि बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जिनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है और वो जीने योग्य भी जो है वो नई चीजें मिल रही हैं उनको, तो उनको हमने सपोर्ट करना है। ये स्माइल का मतलब है। मतलब हमने उनको जो है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज होगी, काउंसलिंग होगी,
बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन आप कह सकते हो, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस, सर्वे, तो ये सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो है वो लिए जाएंगे ताकि बेगर्स को हम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें, उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, स्किल प्रोवाइड की जा सके ताकि उनका लाइवलीहुड और भी बेहतर हो सके। और ये जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडीज, मतलब हर तरह की जो सरकार है, चाहे वो लोकल लेवल पे है, चाहे वो अर्बन लेवल पे, कहीं पे भी है, तो वहां पे जो है वो इसको सपोर्ट किया जाएगा। इवन चाहे वो एनजीओज हैं वो भी इनके साथ मिलकर जो है वो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और हमारे पास यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो याद रखना है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। धीरे धीरे करके सारे मिनिस्टर याद हो जाएंगे, कोई बर्डन नहीं लेना आपने, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, सिलेक्टेड विच स्पेस कंपनी फॉर द यूरोपा क्लिपर मिशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो बेसिकली क्या है। यूरोपा एक सैटेलाइट या एक मून का नाम है जो कि किसका है? यूपिटर का। तो वहां पे एक मिशन भेजना है किसने? नासा ने। तो वो कौन सी स्पेस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया इस मिशन के लिए? तो वो कंपनी है हमारे पास स्पेसएक्स। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? डी, स्पेसएक्स टू लॉन्च नासाज यूरोपा क्लिपर मिशन टू आईसी यूपिटर मून, जिसका नाम क्या है? यूरोपा। तो आप यहां पे देख सकते हो ये अर्थ का ऐसा पहला मिशन होगा जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा यूपिटर का जो सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? यूरोपा। और ये मिशन दोस्तों लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2024 के अंदर, अक्टूबर 2024 में। और आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि यूपिटर का जो मून है यूरोपा, ये ऑलमोस्ट 390 मिलियन माइल्स, 390 मिलियन माइल्स मतलब ऑलमोस्ट 630 मिलियन किलोमीटर जो है वो अर्थ से दूर है। तो इतनी जर्नी को तय किया जाएगा। इसमें 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा, मतलब 2024 में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो 2029 या 2030 में जो है ये पहुंचेगा, एक्चुअल में यूपिटर के प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो आईसी मून है वहां पे कंडीशंस कैसी हैं, लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, किस तरह की कंडीशंस में वहां पे पदार्थ जो है वो मिल रहे हैं, ये सारी चीजों की खोज जो है वो की जाएगी। और वहां से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो भेजी जाएंगी सरफेस अर्थ की, और यूरोपा सरफेस की, इंडिया मतलब इंडिया नहीं कह सकते आप, पूरे अर्थ कह सकते हो, वहां पे भेजी जाएंगी, नासा के पास आएंगी वो, फिर पूरी अलग अलग कंट्रीज के साथ उसको शेयर किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वहां पे हो रही हैं। तो याद रखना है ये स्पेसएक्स और नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म जो है वो स्पेसएक्स का यूज होगा लेकिन मिशन नासा का है। यूरोपा जो है वो यूपिटर का एक मून है या सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा इस मिशन को 2024 में। 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा, 2029 या 2030 में वहां पे पहुंचा जाएगा, 5 साल लगेंगे पहुंचने के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो है पिक्चर से, और पिक्चर क्या कहती है? रिनाउंड मराठी पोएट सतीश कालेस्कर पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सतीश कालेस्कर जो हैं वो कौन सी भाषा के कवि थे? तो याद रखना है यहां से आंसर क्या होगा? वो मराठी भाषा के कवि थे। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? मराठी भाषा की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से हम कहेंगे कि वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। और साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने जीता था 2013 के अंदर। उनकी बहुत सी पोइम्स की कलेक्शन है, जैसे आप कह सकते हो इंद्रोपनिषद, शाश्वत, या आप कह सकते हो विलंबित। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ गाइड करूंगा कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करें, अदरवाइज अगर आप स्किप भी कर दोगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली नहीं कहूँगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हु लॉन्च द रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, किसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दोस्तों लॉन्च किया, नीति आयोग की तरफ से और ब्रिक्स की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। तो आंसर क्या है? नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। और आप सबको पता है कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 2022 तक हमारा टारगेट है 175 गीगावाट, शायद अचीव ना कर पाए। 2030 तक हमारा टारगेट है कि 450 गीगावाट जो है वो हमने पैदा करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये रिपोर्ट एक्चुअल में सुजेशंस भी प्रोवाइड करती है कि स्टेट्स क्या क्या काम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करने में या उसको इकट्ठा करने में। और ये रिपोर्ट तैयार की गई है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्कशॉप से, लाइक
लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, जो कि रिन्यूएबल रिच स्टेट्स हैं, आप कह सकते हो, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी खासी यूज की जाती है। तो इसमें सजेशंस दी गई हैं कि किस तरह से जो है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो याद रखना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, नीति आयोग है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, मतलब फ्रांस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 24 जुलाई 2021 को। क्या किसी बच्चे को पता है कि सबसे पहली बार इनकम टैक्स जो है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यहां पे आपको दोस्तों पता होना चाहिए था कि सबसे पहले जो इनकम टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 24 जुलाई 1860 में। और किस बंदे ने किया था? सर जेम्स विल्सन। तो याद रखना है दोस्तों नाम, सर जेम्स विल्सन ने इसको लॉन्च किया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है, क्योंकि इससे पहले 1857 का रिवोल्ट हो चुका था, तो उस क्रांति के अंदर बहुत सा पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स का खर्च हो चुका था, तो उसको पूरा करने के लिए ये इनकम टैक्स जो है वो क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन की तरफ से। तो मतलब इसीलिए इसको 24 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखना है 161 जो है वो हम इनकम टैक्स डे मना रहे हैं, क्योंकि 1860 अब 2021 में है, तो इसका मतलब कितने वर्ष हो गए हैं? 161 वर्ष जो है वो हो चुके हैं। तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका गठन 1924 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके डायरेक्टर, जो आप कह सकते हो चेयरमैन, कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। तो ये भी आपने नाम याद रखना है। अगला आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे। वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे 2021, जो कि कब ऑब्जर्व किया गया? 22 जुलाई को जो है वो ऑब्जर्व किया गया। तो ये फ्रेजाइल एक्स के बारे में अवेयरनेस है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो जुलाई का महीना है, ये सेलिब्रिटी इस नाम से किया जाएगा, मतलब ये सेलिब्रिटी फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस के नाम से किया जाएगा, जिसको मंथ अवेयरनेस भी कहेंगे, जो मैसेजेस और प्रोग्राम देगा फ्रेजाइल एक्स के बारे में। फ्रेजाइल एक्स दोस्तों एक सिंड्रोम है, आप कह सकते हो, एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट से बच्चों में आती है, जिसके कारण डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो है वो बॉडी में आ जाती हैं, मतलब समझने की शक्ति जो बेसिकली इसमें कम हो जाती है। तो सिर्फ याद रखना है 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन APEDA collaborates with the Ladakh officials to boost unique agriculture produce to increase farmers income in the region। तो आपको सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इन्होंने लद्दाख यूटी के साथ टाई अप किया है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिक स्पेशली, तो वो जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे मार्केटिंग करेगी उसकी। जब मार्केटिंग करेगी तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? मार्केटिंग करने से उसमें जो है वो लोग उसको खरीदेंगे, तो इनकम जो है वो क्या होगी? फार्मर्स की बढ़ेगी। तो इससे जो फार्मर्स की डबल इनकम का आप कह सकते हो 2022 तक हमने करना है, वो भी पूरा हो जाएगा। और साथ में एक नया लक्ष्य रखा है लद्दाख ने कि 2025 तक हमने क्या बनना है? हमने ऑर्गेनिक यूटी बनना है, क्योंकि सिक्किम आपको पता है कि सबसे पहली ऑर्गेनिक स्टेट है जिसमें फर्टिलाइजर को बैन किया गया था, और इन्होंने सिक्किम के साथ भी टाई अप किया कि हमने भी जो है वो क्या होना है 2025 तक जो है वो साथ में हम ऑर्गेनिक होंगे। और अपेडा के बारे में याद रख सकते हो, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है, और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर माध्यन अंगमुथु। लेकिन आपने नाम अगर नहीं भी याद रहता तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, कोटेवा एग्री साइंस टू प्रमोट सस्टेनेबल राइस प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। तो राइस प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए कंपनी का सहयोग लिया जा रहा है, और उस कंपनी का नाम क्या है? कोटेवा एग्री साइंस, जो कि एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल फर्म है। उन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप। तो उसके साथ टाई अप किया कि ताकि 40,000 एकड़ लैंड के ऊपर 40,000 जो एकड़ लैंड है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको राइस कल्टीवेशन टेक्निक्स उसमें यूज की जा सके। इससे क्या होगा कि जो राइस के सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, उनको अच्छी क्वालिटी से जो है वो बीजा जाएगा, और उसकी क्वालिटी जो है वो और भी, मतलब प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी? और भी अच्छी होगी। तो उत्तर प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी, अगले साल इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और गवर्नर यहाँ पे हैं आनंदीबेन पटेल जी। और एक नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क याद रखोगे। नेक्स्ट, RBI प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन फेजेस।
फेजेस। देखो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज पढ़ रहे हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर जी, उन्होंने रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन दी है कि हम बहुत जल्दी एक डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी का मतलब वो एक लीगल टेंडर होगा मार्केट में, उस लीगल टेंडर को आप यूज कर सकते हो कोई चीज खरीदने में, मतलब डिजिटल फॉर्म में करेंसी होगी, जैसे कि बिटकॉइन है वैसी एक डिजिटल करेंसी होगी, तो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो और इसको जो है वो इकोनॉमी के अंदर लेके आएंगे। अभी फेजेस में इसको लॉन्च करेंगे, देखते हैं क्या गाइडलाइंस आती हैं इसके अंदर, लेकिन फिलहाल बताया गया कि बहुत ही जल्दी इसको लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, 61% ऑफ ग्लोबल ड्राउनिंग डेथ्स इन 2019 वाज इन एशिया पैसिफिक रीजन। WHO की रिपोर्ट है कि 61% डेथ्स जो हैं वो डूबने के कारण ही हुई हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये रिपोर्ट्स जो है वो उन्होंने पेश की हैं, दो रिपोर्ट्स थी बेसिकली, रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन वेस्टर्न पैसिफिक और एक एशिया पैसिफिक रीजन की, तो डूबने के कारण जिनकी डेथ्स हुई हैं। तो 48 कंट्रीज आउट ऑफ 85 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 कॉजेज में, डेथ का टॉप 5 कॉजेज वो डूबने का एक कारण जो है वो बताया गया है। मतलब 5 कॉजेज जिसमें सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं उसमें से एक कॉज जो है वो क्या है, डूबना। तो मतलब इसके ऊपर फोकस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो यूज करना होगा। कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख एट ए कॉस्ट ऑफ 750 करोड़। तो हमारे जो अभी अभी मिनिस्टर बने हैं नए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने जानकारी दी है अनुराग ठाकुर जी ने कि यार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, जिसके खर्चा कितना आएगा, 750 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। और इसका पहला फेज जो है वो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें लेह और कारगिल के एरिया को शामिल किया गया है और इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लद्दाख की डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि एजुकेशन आएगी यहाँ से। और कैपिटल आपको पता है लद्दाख की लेह होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर है और एक नेशनल पार्क मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 24 जुलाई 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। व्हाट डज वीपीए स्टैंड्स फॉर। वीपीए का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है, वीपीए का मतलब है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कब यूज होता है, ये एक तरह से आपको यूपीआई ट्रांजेक्शंस के अंदर जो है वो यूज होता है। किसी भी पर्सन का अकाउंट ढूंढने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और इस आईडी से आपको, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह का आपके बैंक अकाउंट नंबर जो है वो इस आईडी के थ्रू अटैच होता है और सारी डिटेल इसके अंदर ही अटैच होती हैं। और आपने अगर यूपीआई के थ्रू, यूपीआई की किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करनी है तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप क्या कहते हो, वीपीए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज यूज्ड टू रेफर टू द आरबीआई। आरबीआई को कहने के लिए हम इनमें से कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो आपने बताना है क्या आंसर होगा उसका, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ियो और आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और हमेशा खुश रहें यार। स्माइल रखोगे फेस पे तो आपकी हर चीज जो है वो सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने पहले बहुत बार बताया कि 5% ही प्रॉब्लम आती है आपके पास, 95% और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं तो हम उसको दूर नहीं कर पाते, तो छोड़ दें। अगर नहीं हो रही सॉल्व तो छोड़ दें उसको, तो वो 5% ही रह जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना, हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।